Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा टाइटल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो भाई मेरे साथ यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। सबसे पहले सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है, आभार, अभिनंदन। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज से हम लोग के जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं वो पजल सेटिंग का पार्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है। हम लोगों के अभी थोड़ा टाइम पहले ही ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ, ब्लड रिलेशन भी हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी और स्लॉग्स के पार्ट में भी हम लोगों ने महारत हासिल करी, दिक्कतें नहीं आई। लेकिन अब पजल सेटिंग का पार्ट आता है। अब पजल सेटिंग का वो पार्ट है जिसमें हम सबसे ज्यादा डरते हैं। बीच में भी एक बार मेरा सेशन रह चुका है जिसमें मैंने सेटिंग अरेंजमेंट के पार्ट पे कुछ अच्छे लेवल के सवाल आप लोगों को देखने को मिले थे। 26 जनवरी को हुआ था। आज उसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी जो पर्टिकुलर पजल होगी वो आप लोगों की जो डे और मंथ के कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं उनको बेस करके होगी। ठीक है, जैसे ईयर बेस्ड सवाल आ गया, सर उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि देखो पार्ट बहुत सारे हैं। पजल्स कई पार्ट में डिवाइड है। अब मंथ डे बेस्ड पजल हो गई, फ्लोर बेस्ड पजल हो गई, बॉक्स बेस्ड पजल हो गई, अनसर्टेन का पार्ट आ रहा है सर, कंडीशनल आ रहा है सर। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। मैं एक एक करके सब कैटेगरीज में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, वरना वो हौच पौच हो जाएगा। सर कैसे करें, क्या करें। देखिए शुरुआत में सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए और फिर धीमे धीमे चीजें कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती हैं, है ना। ये बड़ा जरूरी होता है। चलिए सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं सवाल के साथ में, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं अपकमिंग बैचेस को। आपके 8 फरवरी से जो बैच आ रहा है वो एसएससी का है 3 बजे। इसके अलावा 15 फरवरी से बैंक का बैच आ रहा है 10:30 बजे। आप महिंद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट www.mahindras.org पे विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, या टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये डेट्स मैं डेली दिखाता हूँ। सर क्यों? क्योंकि अगर कोई नया कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कैलेंडर लॉन्च हो चुका है। अब की बार आप लोगों का जैसे एग्जाम्स है प्री मेंस वगैरह का, वैसे ही पैटर्न है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो LIC AO ADO के अलावा RBI असिस्टेंट भी जल्दी देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्स है जिसकी डेट फिक्स है, तो जिनकी डेट फिक्स है तो अपने आप को एम बनाओ ना उसके लिए, सीधा से, ठीक है। चलिए अब भाई पजल की शुरुआत होती है। पहेलियां, है ना, वो वाली नहीं आएंगी पहेलियां कि एक थाल मोतियों से भरा तो उसका आंसर क्या है, आकाश हो जाएगा। ऐसी वाली नहीं आएगी, आपको पर्टिकुलर सेटअप करना पड़ेगा। एक मन में एक बात विचार ये आता है, सर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में क्या अंतर है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में मतलब होता है बैठक व्यवस्था, जहां पे आप लोगों को बिठाते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट। और अगर आप लोगों को बिठाना नहीं है, उनको ये बताना है उनको कौन सा कलर पसंद है, वो किस टाइम पे आए थे, उनको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो पजल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अंतर क्या है तो दोनों एक जैसे ही, क्योंकि दोनों में ही मेहनत है। लेकिन आप लोगों का अंतर सिर्फ इतना सा है, सिटिंग अरेंजमेंट में आप बिठाते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो, लीनियर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, अनसर्टेन हो। और पजल में आप अरेंज करते हैं कि कौन सा रंग पसंद है। मेरी बातें शायद समझ में आ रही होंगी सब लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के सामने पहली पजल ये आ चुकी है। आप लोगों को इससे पहले जब मेरा सेशन हुआ था तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बोला था, अभी भी मैं एक बार बोल देता हूँ। देखिए आप लोग सबसे पहले कुछ वर्डों पे विशेष फोकस करा करिए। ओनली ऐसा वर्ड है जिससे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। इमीडिएट, इमीडिएट एक ऐसा वर्ड है जिससे पॉसिबिलिटी कम होती है। अगर कहीं पे गैप ज्यादा है तो वहां का फायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी कम होती दिखेंगी वहां पे भी, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पे डबल ट्रिपल है, डबल ट्रिपल ये एक तरह से इसका फायदा होता है ना। डबल ट्रिपल का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे, मेरे पास आपसे 3 गुने रुपए हैं तो मेरा अमाउंट हमेशा 3 से मल्टीपल में होगा। अगर मेरे पास आपसे 2 गुने रुपए हैं तो मेरा अमाउंट 2 के मल्टीपल में होगा। बड़ा फायदे देने वाली चीज, ओनली, गैप। इसके अलावा एक पार्ट और हेल्प करता है, नेगेटिव्स। नेगेटिव का पार्ट कैसे हेल्प करता है? नेगेटिव का पार्ट मतलब वो वहां पे नहीं बैठ सकता, तो अगर वो वहां पे नहीं बैठ सकता तो कहीं और बैठ सकता होगा, तो मतलब वहां से तो नहीं बैठ सकता ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। ओनली, केवल, इमीडिएट तुरंत, गैप, डबल ट्रिपल और नेगेटिव्स। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डन। तो भाई पहला सवाल दिया जाए और पूरी क्लास उम्मीद में कि आंसर बन जाएगा। पहले आप लोग अपने तरीके से बनाइए, फिर हम लोग कोशिश करेंगे। कोशिश ये करिए कि देखो एक पजल लेंदी और अनलेंदी कब होती है। अगर आप पजल में ज्यादा पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तो वो लेंदी हो जाएगी, अगर आप कम पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तो वो लेंदी नहीं रहेगी। ये डिपेंड करता है पॉसिबिलिटी कितनी लेके जा रहे हो। तो भाई पहला सवाल आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 1 मिनट के लिए टाइम लो, बनाओ, सोचो क्या होगा जवाब, फिर देखते हैं, ठीक है। ओके चलिए। सोचिए।
कोशिश करिए कि आप लोग इसे डायरेक्ट कर पाए, और जिसका भी हो जाए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले डन 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 लिखना शुरू कर देना। यहाँ सर हमारा हो गया है, हमारा हो गया है, डन 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 डन, तो वो सब डन 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 लिख देना कि हाँ सर हमारा हो गया, हमारा हो गया, हमारा हो गया। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका तो हो गया। बाकी सभी लोग एक बार ट्राई करिए, अलग अलग टाइप की इसमें पजल सेटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे, एक बार ट्राई करिएगा सब लोग, ठीक है। बनाइए बनाइए बनाइए, सब लोग ट्राई करिए। ओके देखें, चलिए सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई करा होगा, यकीन रूप से कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा, लेकिन हम इसका सही तरीका एक बार देख लेते हैं, इसका सही तरीका क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे कितने महीने थे, 8 महीने हैं। एक तो सबसे पहला महीना है आपका जनवरी, फिर आता है फरवरी, फिर आता है मार्च, फिर आता है आप लोगों का महीना अप्रैल, फिर आता है आप लोगों का महीना मई, फिर आता है आपका महीना जून, फिर आता है आपका महीना जुलाई, और फिर आता है आपका महीना अगस्त। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सही बात बोली गई है, 31 दिन वाले हैं, कुछ महीने 30 दिन वाले हैं। मैंने आपको सबसे पहले, जो इससे पहले मेरे सेशंस लेते थे, आप बच्चे क्या गलती करते हैं, हर किसी के आगे 30-31 लग देते हैं। क्यों लिख रहे हो? आप केवल एक उनके आगे 31 लिख लो जो 31 के हैं, या केवल उनके आगे 30 लिख लो जो 30 के हैं। जैसे मान लो मैं केवल इनके आगे 31 लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी 30 के होंगे, और फरवरी तो 28 से 29 का होगा। केवल उतनों के आगे लिखो ना, अपने आप ही आपको बात समझ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, सबके आगे लिख देते हैं, भाई मत लिखो, अपने आप ही लॉजिक समझ अंडरस्टूड है वो वाली बात, लेकिन हम सजाने के नाम पे करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा हैबिट बदलो, जितना उतने डेटा लिखो जितना क्या हो। एक बार बीरबल जी से ऐसी सवाल पूछा गया था, तो बीरबल जी ने इतना ही बोला कि हमेशा केवल उतनी बात का जवाब देना चाहिए जितनी आपसे पूछी जाए। एक समझदार इंसान केवल उतना ही करता है ना, पूरी डिटेलिंग। लेकिन जैसे कोई पूछता है पूरा बताना शुरू कर देते हैं, वही हम पजल में कर लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। चलो इधर देखो, यहाँ पे क्या दिया है, हर महीने में एक बंदा है, हाँ ठीक है। जी जो है वो पैदा होता है उस महीने में, इसमें 31 दिन है, बट मई के महीने में पैदा नहीं होता। तो जी के बारे में एक बात है, जी 31 मई में तो पैदा होगा, लेकिन वो महीना मई का नहीं होगा। मैं ऐसे लिख लूँ ना, सही है। चलो एक का गैप है किसके बीच में, जी और ए के बीच में, और ए जो है वो जी के बाद पैदा हुआ है, तो जी और ए के बीच में एक का गैप है, इसमें से जी ए से ऊपर है, कंफर्म बात है। अगर कंफर्म नहीं होती तो मार्क लगा देता। तरीका कैसे लिख रहा हूँ वो देखो पहले। सब आगे दे रखा है बी जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ डेज में पैदा हुआ है, तो बी अगर लीस्ट नंबर ऑफ डेज में पैदा हुआ है तो कंफर्म बी का पैदा हुआ होगा, फरवरी में पैदा हुआ होगा। बेसिक बात खत्म हुई। आगे दे रखा है ई जो है वो इमीडिएट आफ्टर है किसके, सी के, तो सी के तुरंत बाद कौन पैदा होगा, ई भैया हमारे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन जितने ई के पहले हैं वो ज्यादा हैं ई के बाद से, तो सीधी सी बात है ई मई में ही आएगा। ई के पहले 4 लोग होंगे और ई के बाद 3 लोग, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, एक ज्यादा है ई से, ठीक है। और ई किसके बाद था, इमीडिएट आफ्टर था सी के, मतलब सी यहाँ पे आ रहा होगा। तो भाई यहाँ तक का डेटा समझ में सीधे सीधे आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक बात सोचो, जी कहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि ए नहीं आ पाएगा उसके बाद। जी यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि एक का गैप होने के बाद ए है, तो जी कहाँ पर आ सकता है, जी केवल और केवल जनवरी में आ सकता है, तो ए यहाँ पर आया होगा। सीधा सीधा डेटा सेट होता हुआ दिख रहा है। आगे बस खत्म करो आखिरी लाइन में, और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन सीधा साधा था, सीधा बनने लायक, कितने आसानी से बन गया, ठीक है ना। क्या दे रखा है, ई वॉज वन ऑफ द मंथ आफ्टर ई, हाँ तो वो तो हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ जो है वो डी के पहले पैदा होता है लेकिन एच के बाद पैदा होता है, तो एफ जो है वो डी के पहले पैदा होगा लेकिन एच के बाद पैदा होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। सवाल डन हो चुका है। देखो मुझे कोई टाइम नहीं लगा, डायरेक्ट मैंने हिट करा है सीधे सीधे। कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो एक बात छोटी सी मैंने ध्यान रखी, 30-31 का आप लोगों ने पहले एक बात ध्यान दिया होगा, मैंने 30-31 में केवल 31 वाले दिनों पे ही 31 लिखा, बाकी किसी पे नहीं लिखा, ये वाली बात का ध्यान दिया। और सीधे सीधे जो कैंडिडेट बोलता गया वो मैंने लिखा। पजल सेटिंग का सबसे पहले एक नियम दिमाग में लगाइए, ये सेटिंग पे भी अप्लाई होगा, रीड द लाइन ओनली वन टाइम। इसका ये मतलब है चाहे वो प्री लेवल पे आती है या मेंस लेवल पे, आप किसी भी लाइन को केवल एक बार पढ़ो। अगर आप एक से ज्यादा बार लाइन पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। वैसे भी प्री में तो 20 मिनट मिलते हैं रीजनिंग में मोस्टली एग्जाम्स में, तो फिर और टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर बार बार पढ़ोगे तो। चलो एक और बताओ, ये बताओ, ये ईयर बेस है, इसमें क्या है, इसमें लोग अलग अलग महीनों में, वो अलग अलग सालों में पैदा हुए हैं, और उनकी एज की कैलकुलेशन का आधार क्या है, उनकी एज की कैलकुलेशन का आधार 2017 है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसे मैथमेटिकल पजल के टाइम पे भी बोला जा सकता है, बट फिलहाल हम इसे ईयर बेस्ड पजल बोलेंगे। तो बताइए इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, बनाइए, दोनों भाषाओं में सवाल फ्रेम करिए, आराम से ट्राई करिए सभी लोग, और जिसका हो जाए कमेंट बॉक्स में डन लिख देना। एक एक करके आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे बताने की कोशिश है, बनाइए पहले एक बार सभी, ठीक है।
बनाइएगा। यहाँ पे क्या होगा जब 8 लोग हैं, 8 सालों में अलग अलग सालों में पैदा हुए हैं, 2017 के आधार पर सबकी एज निकालो और कैलकुलेशन करो। सब लोग बताओ क्या होगा जवाब, सोच के। सेटिंग पजल है, एकदम से नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन अगर देखो छोड़ देना हमेशा आसान होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये सबसे आसान काम है। मुश्किल काम होता है टिके रहना। और आप तो ध्यान रखिए, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है। अगर इतना ही आसान होता बैंक में जॉब लेना तो उससे हर कोई में जॉब कर रहा होता। थोड़े बहुत तो मेहनत मांगेगा, है ना। सफलता मेहनत मांगती है, ये ऐसी चीज़ें तो ज़रूरी है। थोड़ा बहुत रातों में नींद अपनी त्यागनी पड़ेगी, मोबाइल फ़ोन वगैरह का त्याग करना पड़ेगा, फेसबुक वगैरह कम चलानी पड़ेगी, है ना। पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी ना। चलिए सोचिए, सभी लोग बनाइए। 2017 के आधार पर कैलकुलेशन है, बनाइए, फ्रेम करिए। चलिए काम ही करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक सवाल ऐसा ईयर बेस वाला मैं समझा देता हूँ, फिर ऐसा एक और सवाल आएगा तो आप लोग बनाना। मैंने ऐसे एक और सवाल इसके बाद ही रखा है। देखिए सबसे पहली बात, आप लोगों के सामने जो ईयर्स दे रखे हैं, पहले ईयर्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहला ईयर है 1947, दूसरा ईयर दे रखा है 1953, उसके बाद ईयर दे रखा है 1958, उसके बाद ईयर दे रखा है 1967, उसके बाद ईयर दे रखा है 1974, उसके बाद ईयर दे रखा है 1982, उसके बाद ईयर दे रखा है 1994 और उसके बाद में ईयर दे रखा है 2002। ये वो साल है जो ईयर के रूप में दे रखे हैं। सबकी एज की कैलकुलेशन किसके आधार पे होगी, 2017 के आधार पे होगी। 2017 के आधार पे सबकी एज की कैलकुलेशन है। सबसे पहली बात, अगर कोई कैंडिडेट नया हो तो सबसे पहले एक बात बहुत ध्यान सुनिए, एज अगर मैं सबकी निकाल लूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। सबकी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो एक की एज निकाल लो। 1947 से 2017 तक पैदा हुआ बंदा कितने साल का होगा, 53 तो वही हो गए और 17 और 53 और 17 मतलब 70 साल का होगा। तो इस बंदे की एज कितनी होगी, 70 साल होगी, हाँ या ना। अब जब इसकी एज 70 साल है तो जो अगर आप मुझसे कितने साल बाद पैदा हुए, 7 साल बाद पैदा हुए, तो आप मुझसे 7 साल छोटे होंगे कि नहीं होंगे। आप मुझसे 10 साल बाद पैदा हुए तो आप मुझसे 10 साल छोटे हो कि नहीं हो। बेसिक बात बताओ, हाँ सर 10 साल छोटे हैं, तो यानी कि 10 साल छोटा वो 7 साल छोटा होगा, 63 का होगा। ये कब पैदा हुआ, ये आप लोग का पैदा हुआ है कितने साल बाद, 53 से 58, तो आप ये पैदा हुआ है 5 साल बाद, तो 5 साल छोटा कर दो, है ना। 58 ही है ना, हाँ 58 ही है, हाँ। तो यहाँ पे ये 5 साल छोटा कर दो, और क्या है, सॉरी ये 6 साल आ रहा है, माफ़ करिएगा, 64 आएगा। ये 6 साल का अंतर है ना, 6 साल का अंतर है, 64 आएगा। और ये 5 साल छोटा है तो ये 59 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 9 साल छोटा है मतलब 50 होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 7 साल छोटा है मतलब 43 होगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कितने साल छोटा है, तो ये 6 7 8 साल छोटा है तो 35 साल का होगा। ये 12 साल छोटा है इससे, तो ये 23 साल का होगा। तो डायरेक्ट निकल रहा है 15 साल का। एज सबकी निकाल पाएंगे, अगर हम किसी एक की एज निकालते हैं तो हमारी सबकी एज निकल आएगी। ये मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ये क्या है, ये एज है, और ये क्या है, ये ईयर है, और यहाँ पे क्या सेट करने हैं आपको, पर्सन। चलिए अब एक काम ही करते हैं, आगे का डेटा सेटअप करते हैं। यहाँ तक आई होप सबको समझ में बात आई होगी। सबसे पहले एक बात जो बेस थी वो ये थी, 2017 के आधार पे अगर एज कैलकुलेट करनी है तो किसी एक पर्सन की एज निकालोगे और उसी के आधार पे सबकी एज निकलती जाएंगी, ठीक है, हाँ है ना। ऐसा नहीं करोगे कि सबकी एज निकाल लो अलग अलग, एक पर्सन की एज निकालोगे और उसी के आधार पर क्या होगा, सबकी एज इजीली फ्रेम होती जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, सबसे पहली जानकारी यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से शुरू होती है। पहले मैं पूरा जानकारी लिख दे रहा हूँ, आप ही लोग बताना कहाँ से शुरू करूँ। ए और सी की जो एज का डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। इसके अलावा डी की एज 5 मल्टीपल में है, लेकिन डी सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, तो डी की एज 15 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है, 70 साल नहीं होगी, है ना। चलो जो डिफरेंस है डी और ए की एज का वो डी की एज के बराबर है। आगे दे रखा है एफ की जो डिफरेंस है डी और जी की एज का वो एफ की एज के बराबर है। उसके बाद दे रखा है बी इज द सेकंड यंगेस्ट, तो डायरेक्ट पुट कर ले रहा हूँ, सेकंड यंगेस्ट है मतलब दूसरा सबसे युवा इंसान है, और बी और एच की एज का डिफरेंस एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये वो डेटा है जो गिवन है। अब हम लोग क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले अपने दिमाग में कुछ ढांचा खींचते हैं, बहुत जरूरी होते हैं चीजों के बारे में। क्यूब कौन कौन से होते हैं सर, एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ऐसे होते हैं। 125 तो हो नहीं सकता किसी की उम्र, क्योंकि किसी की उम्र 100 के ऊपर तो फिलहाल नहीं है।
अब देखो क्यूब में अगर मैं बात करूं तो क्या दो नंबरों का क्यूब एक आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि डिफरेंस एक तभी आता है जब दो नंबर कॉन्जुगेटिव हो। सोचो दिमाग से, नंबर का अंतर एक कब आएगा? जब दो नंबर कॉन्जुगेटिव होंगे। इसमें कोई भी एज ऐसी नहीं है जो कॉन्जुगेटिव हो, मतलब लगातार आने वाली संख्या है ना, तो कोई है ही नहीं, तो पहला वाला संभव नहीं है, एक तो नहीं हो सकता। 2 का क्यूब 8 आ सकता है? हाँ आ सकता है। 3 का क्यूब 27 आ सकता है। 4 का क्यूब 64 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मान लो हाईएस्ट वैल्यू 70 है, 70 में से जब 6 घटाऊंगा तब 64 बनेगा, तो 6 तो किसी की एज है ही नहीं, सबसे लीस्ट एज 15 है ना। मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है इसका पता चलता है सबसे हाईएस्ट में से सबसे लोएस्ट घटा के, सबसे हाईएस्ट में से सबसे लोएस्ट घटा के मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है पता चल जाता है। ठीक है, तो केवल और केवल 2 क्यूब बन सकते हैं, या तो 8 या 27। चलिए अब फिलहाल अब आप लोग शुरू कहां से करेंगे? क्या यहीं से शुरू होना चाहिए या कहीं और से शुरू होना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करो कि हाँ शुरू कहां से होना चाहिए पूरी क्लास, कि हाँ सर शुरू कहां से होगा। तो भाई देखो, अगर कोई थोड़ा सा कैलकुलेशन करता है तो उसको अंतर दिख रहा होगा, ये लाइन गलत है। सर क्यों? देखो मेरी बात सुनना, मैं 100 रुपये लेके बाजार में गया था, मैंने कुछ खर्च कराया, क्या मेरी जेब में 100 रुपये रहेंगे? अब ये मत बोलना सर उधार करके आए होंगे रह जाएंगे, नहीं, उधार वाला सिस्टम नहीं, तो वो संभव नहीं है। एक बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके फिर से बड़ा नंबर ही बन जाए, संभव नहीं है, वैल्यू घटेगी ही घटेगी। अगर कुछ डिडक्ट हुआ है तो कुछ तो कम होगा, हाँ है ना, कुछ तो कम होगा, सीधी सी बात है। 10 रुपए में से आपने 1 रुपए की टॉफी खा ली तो 10 रुपए तो 9 रुपए बन जाएंगे ना, कम तो होगी वैल्यू। तो देखो यहां पे क्या बोला गया था, डी और ए की एज का डिफरेंस डी की एज के बराबर है ना, डिफरेंस की बात हुई थी, कोई एल्डर या यंगर नहीं बोला गया। मैं आपसे बोलता हूं आपकी और मेरी उम्र का अंतर 20 साल है, तो इसका ये मतलब नहीं है आप मुझसे 20 साल बड़े हैं, क्योंकि पहले नाम ले लिया मैंने आपका, नहीं नहीं सर, इसका ये मतलब है आपकी और मेरी उम्र का अंतर 20 साल है, मैं भी बड़ा हो सकता हूँ, तो डी जिंदगी में बड़ा वैसे भी नहीं हो सकता हूँ कि 100 रुपये में से 50 रुपये, देखो बेसिक समझो इधर, डी में ऐसे ए माइनस करके डी, 100 रुपये में से 50 रुपये घटा के 100 रुपये नहीं बच सकते, कुछ तो कमी हो जाएगी ना, हाँ है ना। फिर तो यानी कि जिंदगी में डी बड़ा नहीं होगा, बड़ा कौन होगा? ए बड़ा होगा। ए में से डी माइनस करके वैल्यू किसकी बनेगी? डी की। 100 में से 50 माइनस करके क्या बच सकता है? 50 बच सकता है, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी वो डी की दुगनी होगी, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ। और उस कॉन्सेप्ट पे डबल की वैल्यू केवल एक जगह है, 3570, तो डी ए वाली वैल्यू हो जाएगी और ए वाली वैल्यू। पूरी क्लास को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ है ना, पहले बताइए सबको डन है? डन है ना? डन, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा। हमने पॉइंट कौन सा लिया? डी में से ए माइनस करके डी बनेगा, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के बड़ी वैल्यू नहीं बन सकती, छोटी वैल्यू बनेगी। तो कंफर्म बड़ा कौन होगा? कंफर्म आप लोगों का जो बड़ा होगा वो कौन बड़ा होगा? ए बड़ा होगा। कंफर्म आप लोगों का बड़ा कौन होगा? ए बड़ा होगा। ए माइनस डी करने पे डी बनना होगा, यही इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो ए की मुझे एज पता है 70 साल है, ठीक है, ए और सी वाला पॉइंट उठा लेता हूँ। ए और सी की डिफरेंस क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। अब क्यूब की वैल्यू में बताया तो 8 होगी या 27, एक तो हो नहीं सकती क्योंकि कंजुगेटिव नंबर नहीं था। अब ए की वैल्यू 70 है, 70 में से 8 बनाने के लिए 62 चाहिए, 62, 62 साल का कोई है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। मतलब कंफर्म यहाँ पे सी की एज कितनी होगी? 43। समझ में आ रहा है सबको कैसे निकल रहा है? डी की एज 5 के मल्टीपल में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हाँ वो तो बात सेट है, इसका भी यूज हो गया। अब कौन से 2 पॉइंट बचे? केवल 2 पॉइंट बचे, इन 2 पॉइंटों का यूज करो, सवाल खत्म। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वरना स्पेस नहीं रहेगा समझाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पे आप लोग के सामने जानकारी दे रखी है, डी और जी की एज का डिफरेंस एफ की एज के बराबर है। सवाल ये उठता है कि डी बड़ा हो सकता है? डी की उम्र कितनी है? 35 साल, 35 से छोटा क्या है? 15, तो उस केस में एफ की उम्र 20 साल होगी, लेकिन 20 साल का कोई नहीं है, तो कंफर्म डी बड़ा नहीं होगा। बड़ा कौन होगा? जी। समझ में आया? डी 35 साल का है, 35 को माइनस करेंगे उसके ऊपर से 50, 59 या 64 में से, 50 में से माइनस करूंगा तो एक आ जाएगी 15 एज, 15 साल का है, हाँ। 59 में से माइनस करूंगा तो 9 वैल्यू बढ़ेगी, मतलब सोल्यूशन में भी 9 बढ़ जाएगा, तो 24 साल की एज हो जाएगी, जो किसी की नहीं है। 64 में से माइनस करूंगा मतलब सोल्यूशन में 5 बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर भी 5 बढ़ा है, तो ये भी नहीं है। तो मतलब पहला वाला केस ही संभव है। डी की वैल्यू कितनी होगी? वो सॉरी जी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 50, और एफ की कितनी हो जाएगी? 15। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बी में से एच तो माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ा तो बी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बी तो सेकंड यंगेस्ट है और उसके बाद कोई है ही नहीं बड़ा, यानी कि कौन होगा? एच बड़ा होगा। एच में से बी माइनस होकर एक स्क्वायर बन रहा होगा, सही है। तो अगर एच बड़ा होगा तो एच की उम्र कितनी होगी? अगर मैं बात करता हूँ बी की तो 23 साल है, अब 59 में से माइनस होगा तो 36 बन जाएगा स्क्वायर। अगर 64 में से माइनस करूंगा 23 को तो 41 बनेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि एच कन्फर्म कितने का है? 59 का। तो बचा कौन? हो गया सवाल डन।
कॉन्सेप्चुअल था पूर्ण रूप से, आप लोगों को बेसिक बात ये समझना था। अगर कहीं पे ये बोला गया है, सबसे देखो इसमें 3-4 बातें आपने समझी। सबसे पहली बात, एज की कैलकुलेशन कैसे करनी है। एक पर्सन की एज को बेस लो और उसी के आधार पे कैलकुलेशन सबकी कर दो। सबसे पहले एक आधार तो ये समझा आपने, ठीक है। दूसरा आधार आपने क्या समझा, डी और ए की एज का डिफरेंस अगर डी की एज के बराबर है तो इसका ये मतलब नहीं है डी ए से बड़ा ही होगा, है ना। डी ए से छोटा भी हो सकता है। एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हटा के बड़ी वैल्यू नहीं बन सकती। एक और बात आपने सीखी, ए और सी की उनका अंदर एक परफेक्ट अगर क्यूब है तो इसका मतलब हम लोग हमेशा इस बात को डिसाइड कर सकते हैं, एक बड़े में से छोटा नंबर निकाल के कितनी मैक्सिमम परसेंट तक जा सकती है वैल्यू, हम लोगों ने वो डिसाइड करना जाना, ठीक है। तो बहुत सारा अच्छा सवाल रहा। अब इस सवाल से आपने जो सीखा है वो दूसरे सवाल पे अप्लाई करके देखिए, बनाइए इसके ऊपर, फ्रेम करिए, ठीक है। ट्राई करिए डियर सभी लोग। इसमें भी ईयर्स है, सबसे पहले तो ईयर्स तो सब लोग निकाल ही पाओगे 2017 के हिसाब से। अब इसमें बाकी और बातें क्या दे रखी हैं, कैसे हैं, वो आप लोग फ्रेम करो और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जवाब बन जाएगा। इसमें पीवीएस वाले की तरह बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है, बट कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, नहीं बनी है, ठीक है। बताइए अभी फिलहाल जवाब क्या होगा, सोचिए, ठीक है। सब लोग आराम से करिए, क्या होगा जवाब बताइए, है ना, सोचिए। देखिए हम लोगों के 2 सवाल हो चुके हैं, हम तीसरे की तरफ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और क्या, बताइए क्या होगा जवाब। लगाइए दिमाग सभी लोग, ट्राई करिए। यहाँ पे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, अलग अलग साल में पैदा हुए हैं। इसकी डिफरेंस वगैरह दे रखा है, डेटा दे रखा है, खुद को थोड़ा समय दो, बनाओ, ट्राई करो एक बार सभी लोग, सोचो क्या होगा जवाब, ठीक है, ट्राई करो। चलिए एक काम ही करते हैं, इसको देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। देखिए बहुत बढ़िया सा सवाल है, खूब बढ़िया सा डेटा भी फ्रेम करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो एज देख लेते हैं, ईयर्स देखते हैं। 1942 में एक बंदा पैदा हुआ है, एक बंदा 1948 में पैदा हुआ है, उसके बाद 1963 में पैदा हुआ है, उसके बाद पैदा हुआ है 1969 में, उसके बाद में पैदा हुआ है 1972 में, उसके बाद में पैदा हुआ है 1978 में, उसके बाद में पैदा हुआ है 1991 में, और उसके बाद में पैदा हुआ है 2003 में। ये वो साल है जिसमें लोग पैदा हुए हैं। एज का आधार क्या है, एज का आधार 2017 है, सही है। तो 2017 से अगर मैं अब की बार नीचे से चलता हूँ, डजंट मैटर है हर बार ऊपर से चले, 2003 से 2017 तक पैदा हुआ बंदा कितने साल का होगा, जवाब है 14 साल का होगा, ठीक है। अब अगर मैं 91 में अंतर देखूं तो ये 9 और 3 यहाँ पे, वो सॉरी, एक तो ये 9 साल वहां पर हो गए, डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ तो 9 साल का वहाँ पे अंतर पड़ेगा, और उसके अलावा यहाँ पे 2 साल का और अंतर पड़ेगा, है ना। जैसे ऐसे देख लो कि 2000 तक आप लोगों के 3 साल हो गए, और 2000 तक 1991 से 2000 तक 9 साल हो गए, तो 9 और 3 12, मतलब 12 साल बड़ा होगा, 26 साल का होगा। बात सही है। यहाँ पे कितने साल का अंतर है, 78 से 90 तक 12 साल, और ये 13 साल का अंतर है, मतलब 39 का होगा। यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 साल का अंतर है, मतलब वो 45 का होगा। यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 साल का अंतर है, मतलब वो 48 का होगा। यहाँ तक कि मेरी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, आई होप सो। यहाँ पे कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है, मतलब 54 साल का होगा, है ना। यहाँ पे 15 साल का अंतर दिख रहा है सीधे सीधे, तो ये 69 का होगा, और यहाँ पे 6 साल का अंतर है, मतलब वो 75 साल का होगा। तो ये एज निकल आई और ये ईयर निकल आया। अब हमको सेट किसको करना है डियर, अब हमको पर्सन को सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ। बात सही है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या जानकारी दे रखी है, ई 1963 से पहले पैदा हुआ है कभी ना कभी। तो अगर ई 1963 से पहले पैदा हुआ है तो 1963 से पहले मतलब या तो 42 में पैदा हुआ होगा या 48 में पैदा हुआ होगा, सही है। ई और एच की उम्र के बीच में डिफरेंस है 21 साल का। तो अगर मैं 75 में से 21 घटाऊंगा तो 54 बनेगा, और 69 में से 21 घटाऊंगा तो 48 बनेगा। ऊपर तो जा नहीं सकते फ्लक, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। ए जो है वो एच से ओल्डेस्ट बड़ा है, लेकिन ओल्डेस्ट नहीं है, तो एस से बड़ा ए यहाँ पर होगा। ओल्डेस्ट नहीं है तो एस से बड़ा ए यहाँ पर होगा। बात सही है। आगे देखते हैं डेटा को। बी की बात जो है वो ऑड नंबर ऑफ ईयर में है, तो 72 तो इवन है, 78 इवन है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ ईयर में है, लेकिन बी और सी 14 साल के नहीं है।
तो यहाँ पे बी और सी तो आ नहीं सकते, तो यानी कि बी की सेकंड वाले केस में कंफर्म यहाँ पर आएगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो बी यहाँ पे भी आ सकता है इस वाले केस में, और यहाँ पे भी आ सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है तो उसको लिख लिया। क्लियर है? समझते चलना कैसे कर रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे करो। जो डिफरेंस है बी और एफ की उम्र का वो 5 साल से कम है। अब देखो 5 साल से कम, अगर मैं बी यहाँ पे लेता हूँ, एफ को यहाँ पे रखूँ तो 12 साल का अंतर पड़ेगा, एफ को ऊपर की तरफ डालूं तो 13 साल का अंतर पड़ेगा, और किसी और के साथ में जाऊंगा तो और ज्यादा अंतर पड़ेगा। मतलब ये तो हो नहीं सकता कि एफ की और बी की उम्र का अंतर 5 साल से कम है। अगर बी को सेम केस 26 साल का रखूं तो 39 को अगर एफ रखूंगा तो 13 साल का अंतर होगा, 14 रखूंगा तो 12 साल का अंतर होगा, लेकिन 5 साल से कम आना चाहिए। तो बी कंफर्म यहां पर आ रहा होगा और एफ कंफर्म यहां पर आ रहा होगा। इन दोनों की उम्र का अंतर 3 साल है, और 3 साल जो है वो 5 साल से कम होता है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले समझ में बात आ रही होगी कि बना कैसे। ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे देखते हैं। जो सम है सी और डी का वो कितना है 53। अब देखो सी और डी का सम कितना है 53। अब 53 कैसे बन सकता है, 39 में 14 जोड़ के 53 बन जाएगा। सी लास्ट में आ नहीं सकता, मना है, तो मतलब यहाँ पे कौन आ रहा होगा डी, तो यहाँ पे कौन आ रहा होगा सी। तो बचा कौन है आप लोगों का, बचा आप लोगों का कौन जी। हो गया सवाल डन। ये तो और आसान था, सीधे सीधे। आप लोगों का जो मेन चीज है ना ईयर बेस वाले में, वो ये होती है कि किसी एक पर्सन की एज निकाली और उसी के आधार पर सर्कुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। चलो इसका जवाब बताइए, इसका जवाब क्या होगा। इसमें आप लोगों को अलग अलग दिनों में लोग सेट करने हैं, सेट करिए, बताइए यहाँ पे क्या जवाब बनने वाला है। ज्यादा समय नहीं दूंगा इस वाले सवाल पे, तो ये वाला सवाल तो सीधे सीधे बनने लायक है, क्योंकि इस वाले सवाल पे भी ज्यादा समय देने का कोई सेंस है नहीं, है ना। जरूरत नहीं है इस वाले सवाल पे शायद ज्यादा समय देने की कोई भी। तो बताइए इसका जवाब यहाँ पे बनेगा क्या, एक बार सभी लोग सोच के बताएं। 7 लोग हैं, अलग अलग महीनों से शुरू होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात दे रखी है साफ साफ, मंडे से शुरू होकर गाड़ी कहाँ तक जाएगी, संडे तक जाएगी। यानी कि मंडे टू संडे तो फॉर्मेट रहने ही वाला है ना। ये वाली बात साफ साफ दे रखी है, बताइए। प्रेम करिए सभी लोग, ट्राई करिए, है ना। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, बट ट्राई करिए पहले एक बार सभी लोग। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए एक बार। चलिए एक बार देखें। अच्छा, यहाँ पे मेरे सामने जो डेज दे रखे हैं वो 7 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 दिन दे रखे हैं। क्या क्या जानकारी दे रखी है। 1% आता है जी और सी के बीच में, और ए जो है वो सी से पहले जाता है। ओके, तो अभी तो यहाँ पे कोई जानकारी है नहीं काम की, इसको छोड़ देते हैं। जी के बारे में बड़ी सटीक जानकारी है, जी फ्राइडे को जा रहा है, चलो ये अच्छी बात है, जी का डेटा सही है। डी जो है वो सेकंड वीक में जाता है, तो सेकंड वीक यही होगा। मैं जी को थोड़ा और अच्छे से बना दूं क्लियरिटी में, जिससे सबको जी जी जैसा ही दिखे, है ना, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक की जानकारी है। 3 लोग हैं डी और एफ के बीच में, तो 1 2 3, एफ यहीं पर होगा। बड़ी सही जानकारी यहाँ फिलहाल हमारे सामने जा रही है। ठीक है, ओके, आगे क्या दे रखा है। बी आप लोगों का मंडे और थर्सडे को नहीं जाएगा, मंडे में भी नहीं जाएगा, थर्सडे में भी नहीं जाएगा। ठीक है, जितने सी के बाद जाते हैं उतने ही बी के पहले जाते हैं। जी के पहले कितने जा रहे हैं 4, तो सी के बाद भी कितने जा रहे होंगे 3 4, सी यहाँ पर आ रहा होगा। कोई पॉसिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इस लाइन की भी कोई जरूरत नहीं थी, जी और सी में 1% का गैप है, वैसे ही सेट हो रहा है। जी के बाद उतनी है जितने सी के, वो सॉरी जी के पहले उतनी है जितने सी के बाद है, डायरेक्ट सेट हो रहा है। ए सी के पहले कहीं गया तो ए यहाँ पर आ रहा होगा। बी थर्सडे को हो नहीं सकता, तो बी यहाँ पर आएगा। तो बचा कौन, ए बी सी डी ई, सीधे सीधे डेटा सेट हो गया, सवाल सीधा जवाब सीधा। चलिए अभी वो सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उस पर आते हैं, इसको फ्रेम करिए। तो देखो साइज में जैसे ही बड़ा दिख जाता है तो एक और मन में आ जाता है हाँ ये तो मुश्किल होगा ही होगा, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोग आराम से अगर फ्रेम करेंगे तो बना पाएंगे। कोशिश करिए बिना पॉसिबिलिटी के करें। हम लोग अब तक जितने भी सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बिना पॉसिबिलिटी के। आराम से टाइम लीजिए, सोचिए और बताइए क्या होगा जवाब, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। बताइए
यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 लोग हैं जो अलग अलग टाइमिंग पे क्या करते हैं, मूवीज देखने के लिए जाते हैं, मंडे टू संडे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करेंगे तो हम लोग को सवाल बन जाएगा, है ना। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिएगा, आप लोग बनाने का ट्राई करिएगा, है ना, क्योंकि दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। एक बार ट्राई करिए, बनाइए, देखिए। चलिए मैं शुरुआत करवा रहा हूँ, है ना। ट्राई यकीन रूप से आप लोगों ने करा होगा, मैं शुरुआत इसकी करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को बताया, यहाँ पे हम लोगों के सामने दिन भी दे रखे, मंडे टू संडे। एक बात ध्यान रखिएगा, बेस किसको बनाए, टाइम को बेस बनाए, ईयर को बेस बनाए, डे को बेस बनाए। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज बेस बनती है। अगर साल होगा तो साल बेस बनेगा। साल में क्या आते हैं, महीने। तो पहले अगर साल है तो साल बेस बनेगा, अब साल नहीं है तो महीना बेस बनेगा, महीना नहीं है तो दिन बेस बनेगा, और दिन नहीं है तो टाइम बेस बनेगा। बड़ी चीज जो होगी वो बेस बनेगी, इस बात को बस ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, सर बेस किसको बनाए, तो जो बड़ा है, साल बड़ा है ना, साल बनेगा, साल नहीं है तो महीना, महीना नहीं है तो दिन, दिन नहीं है तो समय। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आप लोगों का संडे, है ना। यही तो दिन है। तो एक काम ही करते हैं, इसको एक एक्स्ट्रा है ना ब्लॉक, तो उसको टाइम डे लिख लेते हैं, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं ना ऐसे, ये डे है। तो आप लोगों का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, यहाँ पे सेट कर लेते हैं पर्सन को और यहाँ पे सेट कर लेते हैं उसके पर्सन के टाइम को। ठीक है, चलो एक काम ही करते हैं, देखते हैं। टाइमिंग हमारे सामने है ही साथ, ठीक है। देखते हैं, 1 पर्सन जाता है मूवी देखने 1:45 और जेट के बीच में, और जेट के बारे में एक बात दे रखी है, हुआ था अपने पड़ोसी के लिए, जेट 10:10 पे गया। तो 1:45 पे जो गया और जेट जो गया, जेट कितने बजे गया, 10:10 पे। इनके बीच में एक बंदा मूवी देखने के लिए गया है। एक जानकारी ये समझ में आई, कौन ऊपर कौन नीचे ये मालूम नहीं है, बट इतनी बात है चल गई। जेट की मूवी पता है 10:10 पे। ठीक है, वी 1:45 पे नहीं जाता, 1:45 पे वी नहीं जाएगा, ये आगे दे रखा है। जो 10:45 पे जाता है वो ट्यूसडे को जाता है, ट्यूसडे वाला 10:45 पे जा रहा है, आगे दे रखा है। क्योंकि कोशिश करो एक बार में एक लाइन पढ़ो, जो अलग दिखे उसे नोट कर लो। आर जो है वो 11:50 पे जा रहा है, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को नहीं जाता, तो फ्राइडे का आर मना कर दो और थर्सडे का भी आर मना कर दो। लेकिन आर का एक फिक्स टाइम है, आर का फिक्स टाइम क्या है, आर का एक फिक्स टाइम है 11:05। क्या जानकारी आगे दे रखी है। डब्लू जो है वो संडे को जाता है, तो डब्लू को संडे को भेजो भाई डब्लू संडे को पिक्चर जाके देखो, अच्छी पिक्चर है। अच्छा, एज गोइंग ऑन वेडनेसडे, एज जो है वो वेडनेसडे को जाता है, बट नॉट ऑन 2 PM एंड 1:45, 1:45 और 2 PM पे एस नहीं जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 3 लोग जाते हैं आर और टी के बीच में, तो अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो उसको सेट कर लेते हैं। आर और टी के बीच में 3 लोग हैं, वाइस वर्सा है, कौन ऊपर कौन नीचे मालूम नहीं है। वो बंदा जो 9:30 पे जा रहा है वो यू के बाद जा रहा है, यू के बाद जाएगा 9:30 बजे वाला, लेकिन 12:30 के पहले चला जाएगा। ठीक है, ओके। ध्यान रखो जो डेटा अभी सेट ना हो उसको नोट कर लो, लेकिन कोशिश करो एक ही बार पढ़ने की। आर मंडे को भी नहीं जा रहा, भाई तुम्हें जाना है या नहीं जाना आर भैया। आर मंडे को नहीं जा रहा, ट्यूसडे थर्सडे नहीं जा रहा, सैटरडे भी जा सकता है, ट्यूसडे भी जा सकता है, हाँ या ना। तो इसका जवाब है नहीं सर, ट्यूसडे नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि आर का एक फिक्स टाइम है 11:05। मंडे जाएगा नहीं, थर्सडे फ्राइडे जाएगा नहीं, ट्यूसडे जाएगा नहीं, क्योंकि उसका फिक्स टाइम है 11:05, ये 10:45 वाला है। तो आर कंफर्म यहीं पे जा रहा होगा 11:05। बात समझ में आई या नहीं आई। वेरिएबल मदद ही करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं एक बार, आर और टी के बीच में कितने लोग हैं, 3 4। तो यहाँ पे सॉरी 1 2 3 लोग हैं, तो टी यहाँ पर आ रहा होगा। बात सही है, डेटा सीधे सीधे सेट हो रहा है। ये वाली लाइन यूज कर ली, ये वाली लाइन यूज कर ली। अब आप लोग कौन सी लाइन यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमागी घोड़े दौड़ाइए और सोचिए अपने दिमागी घोड़े दौड़ा के कि कौन सी लाइन अब आप लोगों को यूज करनी चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जेट का टाइमिंग कितना है, 10:10 का, और उसके बाद में 1 का गैप छोड़ के 1:45 है। अब मैं यहाँ पे अलग कलर यूज कर लेता हूँ, उससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर मैं 10:10 यहाँ पे रखता हूँ, सोचिए जेट की टाइमिंग को, 10:10 है ना जेट का टाइमिंग, तो 10:10 के पॉइंट ऑफ व्यू पे 1:45 यहाँ पे आ नहीं सकता हूँ कि एस का 1:45 मना है, तो 10:10 यहाँ पे नहीं आएगा। 10:10 यहाँ पे आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सर वो जेड को रिजर्व है, ये हो नहीं सकता। 10:10 यहाँ पे दे दूँ तो अगर जेड यहाँ पर आएगा तो 1:45 यहाँ पे आ नहीं सकता, 1:45 यहाँ पे आ नहीं सकता, ऑलरेडी टाइम रिजर्व है, ये भी चला गया। तो 10:10 आएगा कहाँ पे, लास्ट में दे दूँ, नहीं सर, क्यों,
क्यों नहीं आ सकता 10:10 से लास्ट में? रीजन इसका छोटा सा है। रीजन इसका क्या है? क्योंकि वो जेड का टाइम है, डब्लू का नहीं। तो ये भी क्या मतलब जेड कंफर्म रूप से आपका यहाँ पर ही आ रहा होगा और यहाँ पे उसका प्लेस होगा जेड का। क्लियर हुआ सब लोगों को? अभी जितना मैंने पेन चलाया ये सब हटा दे रहा हूँ, देखो इसलिए अलग कलर के पेन से मैंने बता दिया था, इससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। ठीक है, अब 1:45 किसका टाइम होगा? एक बार कमेंट बॉक्स में पूरी क्लास मुझे बताएगी 1:45 किसका टाइम है। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो 1:45 एस का टाइम तो हो नहीं सकता, वो मना है, तो एक ऊपर जा नहीं सकता, तो भाई नीचे आ जाओ 1:45, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कौन ऊपर कौन नीचे, वाइस वर्सा था, मैंने बोला था आर और टी में भी सेम केस था। चलो अब समझ में आ रहा होगा। अब 9:30 और 12:30 इनके ऊपर कंफर्म यू आएगा, तो कंफर्म ये 9:30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12:30 और यू यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा कौन सा टाइम? 2 बजे का टाइम बचा, और बचा कौन सा पर्सन? तो आर एस टी यू वी बचा। सवाल हो चुका है बहुत सीधे तरीके से, कितना आसान था, मुश्किल है ही नहीं। अब पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार बना लो, है ना। चलो ठीक है, डन। अगला सवाल देखें। चलिए अब ये सवाल आप लोगों के ऊपर रहेगा होमवर्क। ठीक है, ये बनेगा आप लोगों का होमवर्क। ये आप लोगों का जवाब मुझे आप लोग कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे एक बार देख लो और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, जिससे सभी लोगों के पास क्या रहे? डेटा रहे, किसी को भी दिक्कत वहाँ पे ना आए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए डन। एक बार देख लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आज हम लोगों ने पजल से शुरुआत करी है। आज कुछ लोगों को पजल मुश्किल भी लगी होगी, ऑब्वियसली बात है ही पजल मुश्किल, वरना आसान होती तो समस्या क्या होती इसमें। लेकिन हम लोगों ने आज मंथ बेस पे बहुत सारी नई बातें सीखी, हम लोगों ने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी। पजल्स अगर नहीं बने तो दोबारा से खुद से फिर बनाओ, क्योंकि जब आप खुद पे मेहनत करोगे तभी आप सफलता की तरफ बढ़ोगे। कल आप लोगों का जो सेशन रहेगा वो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए रहेगा, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे जिससे आप फ्रेम करना और बनाना जानेंगे। ठीक है, तो पजल आप लोगों की डन हुई। अब आप लोगों का जो सेशन रहेगा वो सिटिंग अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर रहेगा, तो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट आप लोगों का आएगा कल, उसको भी देखिएगा बढ़िया से, और उसके बाद में फिर आप लोगों का एक एक करके जो भी पढ़ चुके हैं उसको भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह के काम को बनाए रखो, मेरे साथ मेहनत करते रहो। जितना आप लोग मेहनत करोगे उतना सफलता की ओर एक स्टेप आगे बढ़ोगे। डेली सुबह क्लास का टाइम कितने बजे है? सबसे पहले एक बार ये रिमाइंड करा दूँ भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, डेली सुबह क्लास का टाइम कितने बजे है? 9 बजे है। 9 बजे ठीक आ जाए करिए। आप लोगों की रीजनिंग की क्लास चलती है, खूब मेहनत भी करिए और अब मॉक लगाना शुरू कर देना है, इस बात को और ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कब? नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.